सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में मैं आपके सामने जो पाठ लेकर आई हूँ वो पाठ है लिंग। लिंग क्या होते हैं बच्चों? लिंग वो शब्द होते हैं जिनसे कि हम संज्ञा शब्दों के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का ज्ञान करते हैं, जिनसे कि हमें ये पता चलता है कि ये जो संज्ञा शब्द है वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है। तो इस तरह से लिंग की परिभाषा होती है संज्ञा का वह रूप जिससे हमें किसी भी व्यक्ति, जीव या वस्तु आदि की जाति का पता चले। जाति का पता चले अर्थात कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। इन शब्दों से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। तो लिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे कि हमें यह पता चलता है कि जिसके बारे में बात हो रही है वह व्यक्ति, वस्तु, जीव, स्थान या जो भी संज्ञा शब्द है वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो इस प्रकार लिंग से हमें किसी भी संज्ञा शब्द की पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, पुरुष या स्त्री जाति की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। ऐसे सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में 4 चीज़ें बनी हुई हैं। पहले चित्र में बना हुआ है एक तोता, दूसरे चित्र में एक फल बना हुआ है आम, तीसरे चित्र में एक फूल बना हुआ है कमल का फूल और चौथे चित्र में एक घर बना हुआ है मकान। तो ये चारों ही शब्द जो हैं, ये चारों ही संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे तोता, आम या फल, कमल या फूल, घर या मकान, ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। बच्चों, इसके अलावा और कुछ शब्द और भी ऐसे होते हैं जो कि हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में त्र लगा होता है, जैसे क्षेत्र, चैत्र, नेत्र इत्यादि। क्षेत्र जैसे मान लीजिए, क्षेत्र के लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। यह क्षेत्र बहुत बड़ा है या यह क्षेत्र बहुत छोटा है। ऐसा तो नहीं होता कि यह क्षेत्र बहुत बड़ी है या यह बहुत छोटी क्षेत्र है, नहीं ना। क्यों? क्योंकि यह पुल्लिंग का शब्द है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो इस तरह से यह क्षेत्र बहुत बड़ा है या यह क्षेत्र बहुत छोटा है। ऐसे ही चैत्र, चैत्र जो होता है वह महीने का नाम होता है। महीने का नाम, महीने के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी महीने होते हैं उनके नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। यह हिंदी का महीना होता है चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये जितने भी माह होते हैं ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं ना। या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग के ही अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सप्ताह के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, सप्ताह के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो और इसके अलावा कुछ प्रत्यय होते हैं जो लगे होते हैं शब्दों में, तो वह शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। आप कैसे पहचान करेंगे कि शब्द पुल्लिंग का है? उसके लिए आ प्रत्यय लगा हो, जैसे लोटा, मोटा, छाता। आव प्रत्यय लगा हो, छिपाव, ठाव। पा प्रत्यय लगा हो, बुढ़ापा। या पन प्रत्यय लगा हो, बचपन, लड़कपन। शब्द के आखिर में क लगा हो, नायक, अध्यापक। या शब्द के आखिर में त्व लगा हो, आधत्ता और वा, देवत्व, पशुत्व। तो इस तरह के शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम,
ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। विंध्याचल पर्वत। महीनों के नाम मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैंने आपको चैत्र का उदाहरण दिया। चैत्र, बैसाख, श्रावण। श्रावण किसको बोलते हैं? सावन को, सावन का महीना। तो ये महीनों के नाम हुए। इसके अलावा जो अंग्रेजी महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। महीनों के नाम, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ग्रहों के नाम, सूर्य, चंद्रमा। पृथ्वी इसका अपवाद है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। शनि, मंगल, बृहस्पति, ये जितने भी ग्रह हैं सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अनाजों के नाम, अनाज में हो गया गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। सोना, लोहा, तांबा, पीतल, धातुओं के नाम, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम, हीरा, मोती, पन्ना, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। इसके अलावा बच्चों शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनके नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे माथा, गाल, हाथ, बाल, सिर, कंधा, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ऐसे शब्द जो कि हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द, अब संज्ञा शब्द तो आप जानते ही हैं। संज्ञा शब्दों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। और ऐसे संज्ञा शब्द जो कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पुल्लिंग की बात। अब हम बात करेंगे बच्चों स्त्रीलिंग की। जिस तरह से पुल्लिंग का पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, उसी तरह से स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको फिर से एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक बकरी बनी हुई है, एक चूहिया बनी हुई है, एक चिड़िया बनी हुई है और एक लड़की बनी हुई है। ये सभी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, संज्ञा शब्द। बकरी, चूहिया, चिड़िया, लड़की स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द हैं। माता, नदी, लता, लता किसी का नाम भी हो सकता है तो वो भी स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि लता अगर किसी का नाम होगा तो वो स्त्री जाति की ही लड़की होगी, किसी पुरुष का नाम लता नहीं होता है। और इसके अलावा लता हम बेल को भी बोलते हैं, है ना, जो बेलें जिन पर कुछ फलियां भी लगती हैं, कुछ मनी प्लांट की बेलें होती हैं, कुछ फूलों की बेलें होती हैं, उनको भी लता बोलते हैं। तो ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। कुछ फूल स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे लताएं स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, बेलें, या ऐसे ही कुछ फूल भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे चमेली, मधुमालती, ये सभी फूल स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी आपने देखा गुलाब, इससे पहले आपने देखा था गुलाब, कमल, गुलाब, गेंदा, ये फूल पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही चमेली, मधुमालती, चंपा, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रत्यय लगे होते हैं और उन्हीं प्रत्ययों से हम उनका स्त्रीलिंग होने की पहचान कर पाते हैं। कुछ शब्द ऐसे जिनके आखिर में दीर्घ ई लगा होता है, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ई, जिसे आप बड़ी ई बोलते हैं, दीर्घ ई की मात्रा लगी होती है, वह पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे नदी, टोपी, दही, हाँ, लेकिन घी, मोती और पानी ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जिनमें भी बड़ी ई की मात्रा लगी होती है, दीर्घ ई की मात्रा, वो सब स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं। नदी, टोपी, दही, मछली, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें दीर्घ ई की मात्रा लगी होती है और ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जिन शब्दों में ट, वट, हट, ता प्रत्यय लगे होते हैं, जैसे
सुंदरता, घबराहट, बनावट, लूट, ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, उकारांत की तत्सम संज्ञाएं। तत्सम कौन सी संज्ञाएं होती हैं? तत्सम संज्ञाएं वह होती हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के या बहुत कम परिवर्तन के प्रयोग होती हैं, जैसे आयु, वायु, धातु, ऋतु आदि। ये वो संज्ञाएं हैं जिनके अंत में उ लगा है। ये तत्सम शब्द हैं और इनके अंत में उ लगा है। उ, ह्रस्व उ, जिसको कि आप छोटा उ बोलते हैं, ह्रस्व उ लगा है इनके अंत में। ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा शरीर के कुछ अंग होते हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गर्दन, आँख, पलक, हथेली, उंगलियाँ, ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जीभ, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नाक, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में इमा प्रत्यय लगता है। महिमा, गरिमा, तो इस तरह के शब्द होते हैं। लालिमा, जिनके अंत में इमा प्रत्यय लगता है, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाएं, बोलियां, लिपियां, उपभाषाएं, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगाली, पंजाबी, और लिपियां हो गई गुरुमुखी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली, मांडवी। अच्छा, अब जिनके अंत में आई या इया लगा होता है, जैसे भलाई, बुराई, चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, बिटिया, इस तरह के शब्द भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। खाड़ियों के नाम, बंगाल की खाड़ी। इस तरह से ये जो शब्द होते हैं, ये जो संज्ञा शब्द होते हैं, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये तो थी आपकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग के अंतर्गत। जैसे जो नित्य पुल्लिंग में के अंतर्गत शब्द आते हैं वो होते हैं तोता, चीता, उल्लू, भालू, भेड़िया, खरगोश, कछुआ, मच्छर। ये शब्द जो हैं ये नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किया जाए? इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना बहुत आसान है। इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसके आगे मादा शब्द जोड़ देते हैं। मादा शब्द कैसे? मादा मछली, मादा तोता, मादा चीता, मादा उल्लू, मादा भालू, मादा भेड़िया, मादा खरगोश। तो इस तरह से ये शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं इनके आगे मादा शब्द जोड़ देने से। ऐसे ही बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मछली। मछली है, मछली स्त्रीलिंग का शब्द है। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम इसके आगे नर जोड़ देंगे, नर मछली, मादा मछली, नर मछली। तितली, तितली स्त्रीलिंग का शब्द है। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए हम इसके आगे नर जोड़ देते हैं, नर तितली। मैना, नर मैना। कोयल, नर कोयल। मकड़ी, नर मकड़ी। छिपकली, नर छिपकली। गिलहरी, नर गिलहरी आदि इसी तरह के शब्द होते हैं जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उनको पुल्लिंग बनाने के लिए उनके आगे नर जोड़ दिया जाता है। फिर से एक बार समझिए,
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। उन्हें स्त्रीलिंग बनाने के लिए, उनको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए उन शब्दों के आगे मादा जोड़ दिया जाता है और मादा जोड़कर उनका स्त्रीलिंग शब्द हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि तोता, तोता पुल्लिंग में आता है, लेकिन अगर इसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है या हमें इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है तो हम इसको मादा तोता ऐसे लिखकर एक मादा शब्द इसके आगे जोड़ देंगे, तो इस तरह से यह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो मात्र स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। उन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए हम उसके आगे नर जोड़ देते हैं। जैसे कि तितली, तितली स्त्रीलिंग का शब्द है। अगर हमें इसको पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो हम इसके आगे नर लगा देंगे, नर तितली, तो यह पुल्लिंग में प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द जो नित्य पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग में रहते हैं, उनके बारे में आपने जाना है। आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में जाना है। आपने यह जाना है कि लिंग क्या होता है, किस तरह से प्रयोग होता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि पुल्लिंग के होते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे जो स्त्रीलिंग के होते हैं उन्हें हम पुल्लिंग में बदल देते हैं। जो दोनों ही तरह के शब्द होते हैं, शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं और उन्हीं का स्त्रीलिंग रूप स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। छात्र, छात्रा, घोड़ी, घोड़ा, शिष्य, शिष्य, अध्यापक, अध्यापिका, शेर, शेरनी, लड़का, लड़की, बालक, बालिका। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगा देते हैं। सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जिनमें अक लगा होता है आखिर में, उनमें इका लग जाता है। जैसे पाठक, अक लगा है आखिर में, पाठक में इका लग जाएगा, पाठिका। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही अलग अपना रूप बना लेते हैं, पुल्लिंग में अलग होते हैं, स्त्रीलिंग में बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे कवि, कवयित्री, ससुर, सास, नर, मादा, पुरुष, स्त्री। ये शब्द ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही अलग रूप बना लेते हैं जब इनका लिंग परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रकार आपने आज लिंग पाठ पढ़ा। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा और आपको ये आपकी पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। इसके साथ ही हम अपना आज की कक्षा ख़त्म करते हैं। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।